आज बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कैसे दो साध्वियों ने एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर यह कहा कि हम एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया। चौथे दौर में 9 राज्यों की 72 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें महाराष्ट्र की 17 सीट, राजस्थान की 13 सीट, यूपी की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 8 सीट, मध्य प्रदेश और ओडिशा की 6 सीट, बिहार की 5 सीट और झारखंड की 3 सीट पर वोट डाले गए, जबकि जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान हुआ। चौथे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में एक बार फिर जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। आसनसोल में फर्जी मतदान के आरोप लगे तो यहां से सांसद बाबुल सुप्रियो के साथ बदसलूकी भी हुई। मतदान केंद्र जाने के दौरान उनकी गाड़ी रोककर हमला किया गया तो मतदान केंद्र के अंदर निर्वाचन अधिकारी ने बाबुल सुप्रियो से बहस की। मुंबई में मतदान की खातिर पूरा बॉलीवुड पोलिंग बूथ पर उमड़ पड़ा। अमिताभ बच्चन बेटे अभिषेक और पत्नी जया बच्चन के साथ मतदान करने पहुंचे तो सलमान खान, उनके पिता सलीम खान, आमिर खान, अजय देवगन, काजोल, करीना कपूर, कंगना रनावत, रेखा, उर्मिला मातोंडकर और सोनाली बेंद्रे ने भी वोटिंग की। बॉलीवुड के अलावा क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे बड़े सितारे सचिन तेंदुलकर ने भी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। पीएम मोदी ने आज झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित किया और विरोधियों पर हमला बोला। उन्हें पता है कि 4 चरणों के बाद वो चारों खाने चित्त होने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने चौकीदार वाले अपने बयान पर कोर्ट में हलफनामा दर्ज किया है। इस हलफनामे में राहुल ने अपने बयान पर एक बार फिर खेद जताया है। साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा है। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी भी राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को क्लीन चिट बताकर पेश कर रही है। कुछ दिनों पहले बीजेपी में शामिल हुए फिल्म एक्टर सनी देओल ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने सनी देओल को पंजाब की गुरदासपुर सीट से उतारा है। वहीं दूसरी तरफ वेटरन एक्टर और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना साहिब सीट से पर्चा भरा। शत्रुघ्न के मुकाबले यहां से बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया है। भोपाल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा केंद्रीय मंत्री उमा भारती के गले मिलकर रो पड़ी। साध्वी प्रज्ञा खुद प्रचार के दौरान उमा भारती से मुलाकात करने उनके घर गई। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बात की। तेलंगाना में 12वीं की परीक्षा के नतीजे मातम लेकर आए। रिजल्ट आने के बाद अब तक 20 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं, क्योंकि इस परीक्षा में करीब 3 लाख परीक्षार्थी फेल हो गए हैं। वहीं 99 नंबर लाने वाली एक छात्रा को 0 देने वाली टीचर पर भी कार्रवाई की गई है। इस रिजल्ट ने तेलंगाना की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली के नारायणा इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग 3 मंजिला इमारत में बनी फैक्ट्री में लगी थी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को लगाना पड़ा। फिर भी आग पर काबू करने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। आग में लाखों के नुकसान की आशंका है। पूरे उत्तर भारत समेत आधे हिंदुस्तान में गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत दक्षिण के कई राज्यों में भी आसमान से आग बरस रही है और लगभग सभी जगह पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं चेन्नई और तमिलनाडु में फेनी तूफान का अलर्ट किया गया है। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम सब जानते हैं कि भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को सामने रखा है जो हिंदुत्व के प्रखर चेहरे को सामने रखती है, यानी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। लेकिन यह बात भी सर्वविदित है कि भोपाल से उमा भारती को चुनाव लड़ाने पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसकी वजह से अंततः भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा। इसके साथ ही एक नई कानाफूसी शुरू हो गई कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उमा भारती के बीच बनती नहीं है। आज जो तस्वीरें सामने आई उसने न सिर्फ दोनों साध्वियों को एक दूसरे से गले लगकर रोते हुए दिखाया, बल्कि यह तस्वीर यह भी बता रही है कि कैसे भोपाल में आज भारतीय जनता पार्टी अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। दीदी मेरी माँ की तरह केयर कर रही थी। देखो कुशन लगाया है उन्होंने, पैर की चिंता कर रही है, पटा रखना चाहिए कि नहीं, माँ करती है। अब संन्यास के बाद हमारी दीदी हमारी माँ बनी हुई है। कभी गले लगाया, कभी आंसू पोंछे। 59 साल की उमा भारती 49 साल की साध्वी प्रज्ञा के लिए सिर्फ दीदी नहीं, माँ बन गई हैं। कभी माँ की तरह दुलारती, कभी बड़ी बहन की तरह लाड देती। चुनाव में जुबानी कड़वाहट के बीच ये तस्वीरें सामने आईं तो हर किसी की नजर उसी पर जाकर टिक गई। साध्वी प्रज्ञा भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, लेकिन इस सीट पर उमा भारती के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी और इसी बीच पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा के नाम का ऐलान कर दिया और फिर खबरें आईं
कि उमा भारती साध्वी के नाम के ऐलान से नाराज है। और इन उड़ती खबरों के बीच सोमवार दोपहर साध्वी प्रज्ञा उमा भारती से मिलने जा पहुंची तो माहौल भावुक हो गया। उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा की गोद में सिर रखा तो साध्वी प्रज्ञा के भीतर भावनाओं का ज्वार भाटा उमड़ पड़ा। आंखों से आंसू फूट पड़े। साध्वी प्रज्ञा उनके गले से लिपटकर रो पड़ी। साध्वी प्रज्ञा को चुप कराने के लिए उमा भारती उन्हें दिलासा देती रही। कभी आंसू पोंछे, कभी गले की माला ठीक की। साध्वी प्रज्ञा को खुद को संभालने में काफी वक्त लग गया। साधु सन्यासी आपस में हृदय से और आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। और हम लोग कभी एक दूसरे के बारे में क्रोध या नाराजी या गुस्सा या कभी किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालते हैं। जो है सो आत्मसात है हम लोग। और ये जो राजनीतिक प्रपंच होता है, इस राजनीति से कम साधु सन्यासी आपस में जुड़े होते हैं। राजनीति का तो चलता रहता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। दीदी हमसे अगर नाराज होगी तो मैं स्वतः पता चलेगा कि दीदी हमसे शब्दों में पता चलता है दीदी गलत कह रही हूँ। दरअसल उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा के बीच मनमुटाव की अटकलें एक ट्वीट से शुरू हुई थी, जिसमें उमा भारती ने कहा था कि उनकी तुलना साध्वी प्रज्ञा से नहीं की जा सकती। इसी बयान के बाद मायने अलग अलग निकाले जाने लगे, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आईं तो सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। टीका भी लगाया गया, खीर भी खिलाई गई और प्रचार का भरोसा भी दिया गया। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी का विषय है और वो प्रचंड मतों से जीतें, इसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। और यहाँ पर तो मैं पहले ही बोल रही थी कि जो खड़े हैं दादा भाई दिग्विजय सिंह जी, उनको तो हमारा भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता भी हरा देगा, लेकिन प्रज्ञा दीदी तो एक असामान्य संत हैं, असाधारण संत हैं। जाहिर है जिस दिन से साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है, उसी दिन से साध्वी सुर्खियां बटोर रही हैं, कभी अपने बयानों से, कभी इन भावुक तस्वीरों से। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि भोपाल की ये तस्वीरें पूरे देश भर के लिए एक सूचक हैं और सूचक स्पष्ट है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार के तौर पर भोपाल से उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो दिग्विजय सिंह, जिनके ऊपर आरोप ये लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दरअसल उनकी गढ़ी हुई है, उस दिग्विजय सिंह के खिलाफ, उन दिग्विजय सिंह के खिलाफ अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है तो स्पष्ट है कि हिंदू आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह कहने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हिंदू आतंकवाद नाम का कोई शब्द ना तो हिंदुस्तान में है और ना ही दुनिया में है, और इसे सही और सटीक तरीके से साबित करने के लिए देश भर में यही संदेश भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। गेरुआ वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, माथे पर टीका, साधु सन्यासियों वाला लिबास और जुबान पर हिंदुत्व की बात। हिंदुत्व को आतंकवादी कहने वाले हैं, देश विरोधी लोग हैं, सैन्य विरोधी लोग हैं और धर्म विरोधी लोग हैं। मैं भिक्षा सन्यासी हूँ, भिक्षा मांग रही हूँ। पराजित तो होना सुनिश्चित है, क्योंकि अधर्म पराजित होता है। भोपाल के सियासी अखाड़े में साध्वी प्रज्ञा की एंट्री ने चुनावी संग्राम को जितना जबरदस्त बना दिया है, उतना ही बेसब्री से चुनाव के नतीजों का इंतजार भी हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा जहां आक्रामक हिंदुत्व की अगुवाई करती हैं, वहीं दिग्विजय सिंह आक्रामक हिंदुत्व के लिए बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर रहे हैं। और अब सियासी अखाड़े में इन दोनों का आमने सामने आना महज एक इत्तेफाक नहीं, बीजेपी की खास रणनीति बताई जा रही है। और इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए साध्वी प्रज्ञा भी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर दिग्विजय सिंह को चुनौती देती दिख रही हैं। वो वोटर के सामने अपनी हिंदुत्व वाली छवि को और पुख्ता तरीके से गढ़ भी रही हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। आपके धन से हम चुनाव लड़ेंगे। आप पहली बार ऐसा देखेंगे कि आपका प्रत्याशी धन मांगेगा आपसे, आप धन देंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और जो भी आप हमें देंगे हम उसमें अपनी तप, तपस्या, साधना, अपना जो कुछ भी है सब मिला करके, आशीर्वाद सब मिला करके आपके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। साध्वी प्रज्ञा बस एक चेहरा भर नहीं, माना जा रहा है कि वो बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व को अपनाने की शुरुआत है। और जानकारों को तो यह भी लगता है कि भोपाल से साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी दरअसल बीजेपी का एक प्रयोग है और यहाँ अगर बीजेपी कामयाब रही तो आने वाले दिनों में बीजेपी आक्रामक छवि वाले नेताओं को बढ़ावा दे सकती है। टीम न्यूज नेशन।
लाख टके की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, उन्हें मुख्यमंत्री के ओहदे पर बिठाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को खड़ा कर यह संकेत देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर उनके पास रहे, क्योंकि हिंदुत्व का परचम भारतीय जनता पार्टी उठाने को तैयार है और इसके लिए वो हर हदें पार करने के लिए भी तैयार है। यह अपने आप में साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे पर कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, खास करके चुनाव के दौरान। आज चौथे दौर के मतदान के दौरान भी बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें सामने आई हैं। स्पष्ट है कि जिस तरह की हिंसा आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, उससे चुनाव आयोग की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि आरोप बार बार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं कि कानून व्यवस्था को धता बताने में वो कभी भी पीछे नहीं है। कहीं तीखी झड़प हुई, कहीं चली लाठियां, कहीं चुनाव कर्मचारी से उलझ गए सांसद सुप्रियो, तो कहीं गाड़ियां भी हुई भीड़ की हिंसा का शिकार। मतदान के दौरान मारपीट की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं। मौका लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का था, लेकिन आसनसोल के ज्यादातर इलाकों में मतदान के बीच मारपीट, झड़प और जवाब में सुरक्षा बलों की कार्रवाई की ही तस्वीरें सामने आई। कहीं सुरक्षा बलों ने लोगों पर लाठियां और लात बरसाई, जमीन पर गिराकर पीटा, तो कहीं सांसद सुप्रियो के गार्ड ने गुस्साए लोगों पर बरसाए थप्पड़। आसनसोल के बूथ नंबर 199 से लोकतंत्र की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ बीजेपी सांसद और उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो चुनाव कर्मी से ही उलझ गए। वोट कराओ, हमारा कोई नहीं बोलता है सर। अपने जगह बैठो, क्यों खड़े हो? बैठो बैठो, सॉरी, शर्म आनी चाहिए। मैं बाहर गया था, बाहर। अरे बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर क्या है? 199, आपका नाम क्या है? आसनसोल के कई बूथों से मतदाताओं ने आरोप लगाए कि कुछ चुनाव कर्मी निष्पक्ष मतदान में बाधा बन रहे हैं। वो लोगों को जबरन एक पार्टी पर वोट डालने का दबाव बना रहे हैं। मैं औरत लोग वोट देना आ रहा, तो वो जो लोग था हाथ पकड़ करके वोट तीन में वोट दे रहा, वो देने तृणमूल पार्टी का बोल रहा है हाथ पकड़ पकड़ के वोट दो इसमें। आसनसोल से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को खबर मिली तो वो फौरन पोलिंग बूथ पर पहुंचे। मतदाताओं की शिकायत से सांसद सुप्रियो इस कदर गुस्से में थे कि पोलिंग बूथ में ही चुनाव कर्मियों से बहस करने लगे। आसनसोल कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काशी डांगा है, जहां पे पोलिंग बूथ में वोटरों का आरोप है कि यहाँ पे वोटिंग जो है वो ठीक से नहीं हो रही है। बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो यहाँ पे पहुंचे हैं लोगों से बात करने के लिए। तृणमूल कांग्रेस लफड़ा करेगी ये मुझे मालूम है, ये आई हैव टू टेक इट इन माय स्ट्राइड। सुबह सुबह जो हमारे पास न्यूज़ आई है, काफ़ी बूथों में जो है वो लफड़ा करने की कोशिश कर रही है, और जो हारने वाले पार्टी होते हैं, जिनको हारने का डर होता है, वही बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं। आसनसोल के बूथ नंबर 125 और 129 के बाद आज सुबह बड़ा हंगामा हो गया। यहाँ टीएमसी, सीपीएम और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। बूथ के बाहर कहीं हाथापाई हो रही थी तो कहीं लाठी डंडे चल रहे थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मामले को शांत करने की कोशिश की तो कार्यकर्ता उनसे ही उलझ गए। आसनसोल से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। हिंसा की ये तस्वीरें आज पश्चिम बंगाल की एक तरह से बानगी बनती दिखाई दे रही हैं, जब इस विवाद के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के नेता मुनमुन सेन के सामने पत्रकारों ने सवाल रखा कि आखिरकार बंगाल में क्या हो रहा है। तो मुनमुन सेन ने कहा, दरअसल मुझे चाय देने में देरी हो गई लोगों को, मैं देर तक सोती रही, इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जब बाद में मुनमुन सेन को इस बात का ज्ञान हुआ कि उन्होंने जो बात कही है वो अपने आप में बड़ी बेसिरपैर की कही जा सकती है, तो उसके बाद उन्होंने संशोधन भी किया। आइए आपको दिखाते हैं मुनमुन सेन का पहले वार और फिर पलटवार। मुझे आज काफी देर से बेड टी मिली, मैं बहुत देर से सोकर उठी हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, मुझे किसी हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ स्पॉट पे नहीं हूँ। आप लोगों तो कह दिया कि मैं रूम में बेड टी पी रही थी, सो व्हाट कैन आई से। मैंने नहीं देखा तो मैं नहीं बोलूँगी। Political violence. I will read the newspapers tomorrow morning and channels में देखूंगी क्या कहते हैं। And actually मैं पूछती नहीं,
मेरा काम नहीं है। व्हाट टाइम डू आई गो आउट, बस कहाँ जा रही हूँ एक चार्ट दे देते हैं एंड मैं निकल जाती हूँ। तो आज मुझे कहा कि 11 बजे आप जाइए। सो मैंने 11 बजे नीचे खड़ी थी बाहर जाने के लिए। व्हाट टाइम आई हैव ब्रेकफास्ट और बाथ इज नोबडीज बिजनेस। तो आपने देखा मनमोहन सिंह ने किस तरह से अपने बयान से धीरे से ही कन्नी काट लिया। लेकिन आइए जरा आपको ये दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा न तो पहली बार हो रही है और न ही इस पर नकेल लगाई जा पा रही है। सवाल अब यहां उठने लगा है कि क्या चुनाव आयोग को इसकी जानकारी नहीं थी? क्योंकि हम यहां पर आपके सामने प्रदर्शित करते हैं 2018 के वो आंकड़े जो प्रस्तुत करते हैं ये तस्वीर, जो बताते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में दरअसल हिंसा बड़े पैमाने पर पंचायत चुनाव के दौरान भी हुई थी। पूर्वी मिदनापुर, दक्षिणी 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नांदिया, मुर्शिदाबाद, इन तमाम जगहों पर बड़े पैमाने पर हिंसा की बात सामने आई थी। 29 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर भी सामने आई थी। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 35% से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा और इतिहास के पन्ने पलटें तो 2003 के पंचायत के चुनाव में पश्चिम बंगाल में 76 लोगों की मृत्यु हुई थी और उस वक्त तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस वक्त वामपंथी दलों की सरकार थी। 45 लोग तो सिर्फ मुर्शिदाबाद जिले में 2003 में मारे गए थे वामपंथी सरकार के दौरान, और सीपीएम के 31, कांग्रेस के 19 और भारतीय जनता पार्टी के 8 के साथ साथ टीएमसी के भी 8 कार्यकर्ता मारे गए थे। यानी कि एक जबरदस्त इतिहास रहा है राजनीतिक हिंसा का पश्चिम बंगाल में। अब ऐसे में जो बड़ा सवाल आज हम आपके सामने उठाना चाहते हैं वो दरअसल ये कि क्या चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा बड़े पैमाने पर होती रही है? और ऐसे में जब लाख टके की बात ये निकल कर आती है, अगर चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी है तो फिर सेंट्रल फोर्सेस को पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर क्यों नहीं डिप्लॉय किया गया? 7 चरणों में पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा है। ऐसे में मतदान की प्रक्रिया को पूरी तरीके से सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। चुनाव आयोग क्यों स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बंदोबस्त पर ज्यादा निर्भर कर रहा है? इसका मतलब कि कोताही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब तक जो 18 सीटों पर वोटिंग हुई है उससे अलग 5वें चरण के 6 मई को 7 सीटों की वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले ही सियासत तेज हो चुकी है, और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी सभा के दौरान कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। इसका स्पष्ट मानना यह है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार गिर सकती है पश्चिम बंगाल में अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार 2019 के लोकसभा के चुनाव बनती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी विरोध बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है। दीदी, आपकी जमीन खिसक चुकी है और दीदी देख लेना 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। दीदी देख लेना। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है। आज भी दीदी तुम्हारा बचना मुश्किल है अब, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान जो कि एक चुनावी सभा में उन्होंने दिया है, इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीएमसी के समर्थक हैं, जो प्रधानमंत्री जी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में टूट को बढ़ावा दे रहे हैं। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर यह बात सामने रखी है। डेरेक ओब्रायन का अपनी ट्वीट के जरिए कहना है कि एक्सपायरी बाबू प्रधानमंत्री, आपके साथ कोई नहीं जाएगा, यहां तक कि एक काउंसलर भी आपके साथ जाने को तैयार नहीं है। आपका चुनाव प्रचार कर रहे हैं या दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग। यह है डेरेक ओब्रायन की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी के इस कथन के बारे में। आइए जरा बात करते हैं मध्य प्रदेश की। भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह आज एक अजीब स्थिति में फंस गए। लगता है उनके पास एक सिलसिला बन गया है जहां वो अजीबोगरीब स्थिति में फंस जाते हैं। दिग्विजय सिंह एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और अचानक बिजली गुल हो गई। बिजली गुल क्या हुई? दिग्विजय सिंह का पारा सर से बाहर निकल गया और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने फोन पर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनको खरी खोटी सुनाई। अपने आप में देखती बनती है, हम क्या कहें, आप खुद ही देख लीजिए। जी चौहान साहब नमस्कार। आप अब हमारा मोबाइल माइक उस पर हैं आप,
मैं यहाँ पे 2 बार मीटिंग हो गई मेरी, जहां मैं जा रहा हूँ बिजली कट रही है। क्या शेड्यूल कट है क्या? कट नहीं है तो यहाँ बिजली कट कैसे रही है फिर? अरे इन्वेस्टिगेशन तो आप करेंगे, लेकिन आपके नीचे के लोग सब गड़बड़ कर रहे हैं, उनके आप क्या नियंत्रण कर रहे हैं आप? ये एई साहब भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। बड़ी 132 बंद हुई, 132 से बंद हुई है, आप कह रहे हैं कट नहीं है। कैसे बंद हुई 132 से? नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं है इसमें, सब सैबोटाज है। हेलो, मैं कह चुका हूं आपको पहले। ये भोपाल बंद कैसे हो गई? अब कौन है जी? इतनी देर क्यों लगाया चालू करने में? जी हमने आपको फोन लगाया तो वापस आ गए। ये कैसी ट्रिपिंग है भाई? देखा आपने, दिग्विजय सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों को जब फोन पर डांटना शुरू किया तो कि बिजली वापस आ गई और चुनावी सभा कर पाए। यानी कि दिग्विजय सिंह अब ये कहना चाहते हैं कि भले ही प्रदेश में कांग्रेस का शासन हो, लेकिन अभी भी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की बात ही सुनते हैं। आइए जरा अब आपको ये दिखाते हैं कि कैसे चुनाव के प्रचार को लेकर और उसके साथ साथ चुनाव में मतदान को लेकर बड़े पैमाने पर पूरे मुंबई में सितारों ने शिरकत किया। जी हां, लोकतंत्र का ये त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सितारे बड़ी संख्या में निकलकर वोटिंग कर रहे थे, लेकिन मुंबई की जनता ने आज सितारों के देखा देखी बड़े पैमाने पर वोटिंग नहीं की। मुंबई में मतदान प्रतिशत कम रहा, जो कि अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। इसको कहते हैं सितारों का जमीन पर उतर आना। ये तस्वीरें माया नगरी मुंबई की हैं, जहां बॉलीवुड सितारों ने वोटिंग में हिस्सा लेकर चुनाव में ग्लैमर का तड़का लगाया। सुबह से ही फिल्मी हस्तियों का अपने पोलिंग बूथ पर आना शुरू हो गया था और दोपहर तक ज्यादातर सितारों ने वोट डाल दिया। बॉलीवुड सितारों में रेखा की वोट डालने की तस्वीर सबसे पहले आई। उन्होंने बांद्रा के माउंट मैरी स्कूल में बने पोलिंग बूथ नंबर 283 पर अपना वोट डाला। इसी तरह बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर अपने लाडले तैमूर अली खान के साथ बांद्रा के बूथ पर वोट डालने पहुंचे। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन मीडिया के सामने अपनी स्याही वाली उंगली जरूर दिखाई। द क्वीन ऑफ झांसी कंगना रनौत ने खार के पोलिंग बूथ जाकर अपना वोट डाला। अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित कंगना ने लोगों से वोट डालने की अपील की। प्लीज अपना जो स्वराज का जो हक है उसको आजमाइए और यहाँ पे जरूर आज उसका उपयोग कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी पूरे परिवार के साथ शिरकत की। बच्चन फैमिली ने जुहू में जमुनाबाई स्कूल बूथ पर वोट डाले। वहीं धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने जुहू वोट डाला और मीडिया को अपनी स्याही वाली उंगली दिखाते हुए निकल गईं। वोट डालने के लिए देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा 7 समंदर पार से मुंबई आई और वर्सोवा इलाके में मतदान किया। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने अपनी बेटी ईशा और आहना के साथ वोट डाला। फिल्मी सितारों के मतदान में एक तस्वीर कैंसर से रिकवरी कर रही सोनाली बेंद्रे की भी आई। सोनाली ने भी मुंबई में अपना वोट कास्ट किया। वहीं एक्ट्रेस विद्या बालन खार वेस्ट में अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंची। इसी तरह भाग्यश्री ने जुहू में वोट डाला। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन अपनी पत्नी काजोल और बेटे युग के साथ जुहू के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। अजय ने वोट डाला और सभी लोगों को वोट डालने की अपील की। जल्दी आया हूं वोट करने और मैं सबसे यही अर्ज करूंगा कि एवरीबॉडी शुड। बॉलीवुड कलाकार और पूर्व सांसद परेश रावल ने भी अपनी पत्नी स्वरूप संपत के साथ विले पार्ले में वोट डाला। वहीं अनुपम खेर ने जुहू के पोलिंग बूथ पर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान मुंबई के बांद्रा में अपना वोट डालने पहुंचे। सुनील शेट्टी ने परेड रोड के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इसी तरह ट्विंकल खन्ना ने भी जुहू में अपना वोट डाला। मुंबई में मौजूद ज्यादातर बॉलीवुड सितारों ने अपना वोट डाला। इनमें जावेद अख्तर और उनकी पत्नी शबाना आजमी, आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव, वरुण धवन, संगीतकार शंकर महादेवन ने वोट का दम दिखाया। बॉलीवुड सितारों की तरह क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने भी वोट डालकर लोगों से वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने की अपील की। लोकतंत्र के महापर्व में फिल्मी सितारों ने जिस उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया, उसका असर आम लोगों पर भी दिखा और लोगों ने उत्साहित होकर वोट डाले। टीम न्यूज नेशन। जहां सितारों ने बड़े पैमाने पर वोटिंग की, वहीं सितारे जो राजनीति के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं, उन्होंने नॉमिनेशन भी अलग अलग अंदाज में किया। सनी देओल नॉमिनेशन करने पहुंचे तो उनसे पत्रकार बातचीत करना चाहते थे। सनी देओल ने उसके बाद ऐसी दौड़ लगा जैसे कि उनके पीछे भूत पड़ा हुआ है।
दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। आइए अब आपको दिखाते हैं सितारे जिस बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं, उसी तरीके से वही सितारे जो राजनीति के अखाड़े में हैं, उनका भी नॉमिनेशन किसी शो से कम नहीं था। 2.5 किलो दा हथ जा जीते पैंदा तो बंदा उठदा नहीं, उठ जांदा। सियासत में सनी देओल का गदर, गुरदासपुर से भरा नामांकन। लोकसभा के दंगल में किस्मत आजमाने आए फिल्म अभिनेता सनी देओल ने पंजाब के गुरदासपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर नामांकन भर दिया। इस मौके पर उनके साथ उनके भाई बॉबी देओल और पंजाब बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। सनी देओल नामांकन करने जो है गुरदासपुर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सनी देओल हैं, उनके साथ साथ अगर बात करें जो श्वेत मलिक हैं यहाँ के पंजाब के भाजपा के अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें बॉबी देओल जो उनके भाई हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं पंजाब के हों वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नामांकन के दौरान सनी पीली पगड़ी के साथ जाट सिख के अंदाज में दिखे। नामांकन से पहले सनी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और दुर्गियाना मंदिर में दर्शन करने गए। वहीं चुनाव में सनी देओल को समर्थन करने के लिए गुरदासपुर के पूर्व सांसद रहे विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना भी सामने आई। मैं तो कैंपेन करूंगी, क्यों नहीं करूंगी मैं कैंपेन मेरे अपने कैंडिडेट में विश्वास है। मैं सनी को जानती हूं, मैं जानती हूं कि वो सच्चे दिल से हैं, यहाँ विनोद जी की तरह सेवा भाव से आए हैं। दूसरी तरफ शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पटना साहिब सीट से पर्चा दाखिल किया। मौजूदा बीजेपी सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बार कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर सियासत में नई पारी का आगाज किया है। नामांकन के मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कांग्रेस के कई नेता और समर्थकों का हुजूम था, लेकिन महागठबंधन का कोई भी बड़ा नेता इस मौके पर नहीं दिखा। हमारे को लालू जी का, वीआईपी का, हमारे अपने कुशवाहा जी का, तेजस्वी जी और तेज का सबका भरपूर समर्थन, भरपूर साथ है। वो हमारी फैमिली है। कांग्रेस के हमारे अखिलेश जी थे। सनी देओल और शॉटगन के नामांकन के साथ सियासत का स्टार पावर मतदान के अंतिम दौर तक दिखेगा। जहां सनी देओल पहली बार सियासत में कदम रख रहे हैं, तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेसी हो चुके हैं। अब देखना होगा कि जनता स्टार पावर को कितना तवज्जो देती है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, गुरदासपुर। चुनाव दरअसल एक ऐसा वक्त होता है जब तरह तरह के चुनावी रंग सामने आते हैं और ये रंग अपने आप में बड़े चटपटे होते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं चुनावी चटपट। वाराणसी के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अब अर्थी बाबा आ गए हैं। 4 लोगों के कंधे पर अर्थी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ये हैं राजन यादव। अर्थी बाबा के नाम से पहचान रखने वाले राजन वाराणसी से ताल ठोकेंगे। अर्थी बाबा के पास MBA की डिग्री है और इन्होंने शमशान घाट पर चुनावी कार्यालय खोलने का ऐलान किया। अर्थी में बैठकर नामांकन के बाद खाट में बैठकर वोट डालने का जज्बा भी देखी। राजस्थान के कोटा में 90 साल की बुजुर्ग महिला खाट में बैठकर मतदान करने आई, तो वहीं चलने फिरने में असमर्थ एक और बुजुर्ग महिला डोली में बैठकर वोटिंग के लिए आई। चुनाव के चटपटे रंग में मतदान करने आए दूल्हा दुल्हन की तस्वीर भी देखी। राजस्थान के बूंदी में वोटिंग के बढ़ते क्रेज के बीच नवविवाहित जोड़ा भी मतदान करने पहुंचा। ये जोड़ा शादी के बाद सीधे पोलिंग बूथ गया, उसके बाद ही इनकी बारात घर पहुंची। वहीं पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में खड़ा ये जोड़ा भी मंडप से सीधे वोट डालने आ गया। कोटा के इस नए नवेले जोड़े को लाइन में लगे देख दूसरे लोग भी वोटिंग के लिए उत्साहित हुए। मतदान का दिन किस तरह से लोगों के लिए उत्सव बना रहा, उसकी बानगी इस तस्वीर में देखी जा सकती है। कहां लोग लाख समझाइश के बाद भी वोट करने नहीं जाते, लेकिन अजमेर से आई इन तस्वीरों में लोग गाजे बाजे के साथ लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन।